ठीक है, अगला हम क्वेश्चन लेते हैं किरचॉफ्स लॉ पर। ये एक क्यूबिकल सर्किट है, क्यूबिकल क्यूब है, ये क्या है, और इसमें बहुत सारे रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हो। और इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें जो रेसिस्टेंस हम यूज़ करते हैं सब एक जैसे रेसिस्टेंस होते हैं, एक जैसे। तो अगर ये रेसिस्टेंस R ओम का है तो हर एक कितने का होगा, R। इस R को फिर हम बाद में कोई भी चीज़ लेकर के बना सकते हैं ना, याद रहेगा। जैसे 2 ओम रख दिया तो हर रेसिस्टेंस कितने ओम का हो गया, 2 2 2 2 2। 1 ओम रख दिया तो 1 1 1 1 1। 10 ओम 10 10 10 10 हर एक। तो रेसिस्टेंस कैसे हो गए, एक जैसे। और ये कौन सा फिगर है, क्यूब। क्यूब के सभी साइड आपस में कैसे होते हैं, इक्वल इक्वल लेंथ के होते हैं, क्योंकि क्यूब बनता किससे, स्क्वायर से। कितने स्क्वायर लगते हैं क्यूब बनाने के लिए, कितने, 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर जब पैक होते हैं तो ये डब्बा बन जाता है, दिस इज क्यूब, हो गया। अब यहाँ पे हमसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा जाएगा अलोंग द डायगोनल। किसके अलोंग, डायगोनल के अलोंग। तो डायगोनल कैसे बनेगा, ये एक क्यूब है, कमरे का डायगोनल कैसे होता है, ये एक कोना तो इसके अपोजिट का नीचे वाला कोना, अपोजिट का नीचे वाला कोना, समझ आया। तो ये अगर कोना है तो इसका अपोजिट वाला कॉर्नर कौन होगा, ये C। तो इस दोनों के बीच में कितना रेसिस्टेंस होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, A और C डैश के बीच में। नीचे देखो मैंने क्या नाम रखा है, A B C D। और इसी तरह ऊपर का फ्लोर है, ऊपर वाला छत, ये है A डैश B डैश C डैश D डैश, दिख रहा है। और ये 4 खंबे हैं जिस पे छत खड़ी हुई है, ठीक है। और हर रेसिस्टेंस R ओम का है, R ओम कुछ भी, ये NCERT में दिया हुआ है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3.6 पुरानी बुक में। और इसमें जो रेसिस्टेंस उन्होंने लिया है वो रेसिस्टेंस है 1 ओम का। कितने का, तो पहले हम इन जनरल बात करेंगे R के लिए, R ओम के लिए, फिर R की जगह वो जितने ओम बोलेगा हम वो वैल्यू डाल के फाइनली आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अलोंग डायगोनल। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, जोर से बोलो, समझ गए। अच्छा, अब जब हम डायगोनल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए डायगोनल कहाँ से आएगा। ए वाला एक पॉइंट हम ले लेंगे और दूसरा पॉइंट हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है, बोलते भी जाना है ना। ये ए पॉइंट था हमारा ना, ये ठीक। ओके। अच्छा, इसमें कैसे निकालोगे, ए और सी के भी डायगोनल इमेजिन हुआ। क्यूब के अंदर अंदर स्पेस डायगोनल आपने पढ़ा है, क्यूब के अंदर अंदर ए और सी को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन होगी ये डायगोनल कहलाएगी। ठीक है, तो ये जितने रेसिस्टेंस लगे हैं उन सब का इक्विवेलेंट जो होगा वही वो रेसिस्टेंस होगा डायगोनल वाला। तो इनका इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी सीरीज और पैरेलल का लॉ है। कंबाइन कैसे करते हैं सीरीज में और पैरेलल में हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीरीज और पैरेलल लगा पाएंगे क्या आप, ए और सी डैश के बीच में सीरीज और पैरेलल लगा के इन रेसिस्टेंस को कंबाइन करके एक सिंगल रेसिस्टेंस बनाना है। इज इट पॉसिबल, सीरीज और पैरेलल। इसमें कुल कितने रेसिस्टेंस लगे हैं, जितने इसमें एज है, एज यानी साइड्स, एज का मतलब, तो कितने रेसिस्टेंस लगे हैं इसमें, जितने एज हैं। कितने एज होते हैं क्यूब में, एक क्यूब में कितने एज होते हैं, 12। तो कितने रेसिस्टेंस लगे हैं, 4 नीचे स्क्वायर के 4 साइड, 4 नीचे 4 छत में, और 4 खंबे। नहीं समझे, 2 इधर खंबे 2 इधर खंबे, 4 छत में हो गया, 4 फ्लोर में हो गया नीचे। तो 4 और 4 8 और 4 खंबे 12। तो कितने रेसिस्टेंस हो गए, 12 रेसिस्टेंस लगे, क्योंकि 12 एज होती है इसमें। तो 12 रेसिस्टेंस को कंबाइन करना सीरीज और पैरेलल में और एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तक पहुंचना, इट इज सो टीडियस, आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आकर के सीरीज और पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन का नियम फेल हो जाता है, समझ आया। इसलिए यहाँ पर फिर हम
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स। किस लॉ के तहत? किरचॉफ्स लॉ के तहत। और किरचॉफ्स लॉ बहुत सिंपल है, देखिए ये हम यूज कर रहे हैं। ओके, इसका टाइटल मुझे देना चाहिए। सिमेट्री, ठीक है। हम एनसीईआरटी के 3.6 एग्जाम्पल का डिस्कशन कर रहे हैं। 3.6 मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम्पल 3.6 एनसीईआरटी। और इस तरह के क्वेश्चन आपको रेफरेंस में भी दुनिया भर के मिलेंगे, ठीक है। तो देखने में बहुत कठिन रहते हैं, बनाने में बहुत आसान रहता है, ठीक है। फिर से सुनिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज अवर टारगेट? एनसीईआरटी ने पूछा है पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ और जितनी ब्रांचेस हैं हर ब्रांच में करंट बताओ। 2 क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहला सवाल तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है। तो सवाल नंबर 1 क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का नियम है। जो सीरीज में है सीरीज में कंबाइन करिए, जो पैरेलल में है पैरेलल में कंबाइन करिए, उसका जो रिजल्ट बनेगा अगले के साथ कंबाइन होगा, उसका जो रिजल्ट बनेगा अगले के साथ कंबाइन होगा। और ऐसे करते करते जब तक आप एक सिंगल रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच जाते तब तक कॉम्बिनेशन करते जाना है। और जब सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन ये बहुत मुश्किल है, यहाँ नहीं लगेगा। ये क्यूब है और क्यूब में 12 हाथ पैर होते हैं, तो कितने सारे कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे? पैरेलल सीरीज नहीं लगेगा। तो दूसरा तरीका क्या है? तो आंसर है रेजिस्टेंस नापने का एक सिंपल सा तरीका। देखिए ए और सी डैश के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। इमेजिन करिए इन सब की जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा होता ए और सी के बीच में, वही ना इसका इक्विवेलेंट कहलाता। अब उस रेजिस्टेंस को निकालने का तरीका क्या है? हम ऐसा करते हैं, जिस 2 पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है उसको किससे कनेक्ट कर दें? बैटरी से। किससे कनेक्ट करें? बैटरी से। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मालूम रहेगा, कितने वोल्ट की बैटरी हम लगा रहे हैं। समझ आया? आया? इस बैटरी से कुछ करंट फ्लो होगी, आई, वो करंट यहां पर आई, ठीक है। ये क्या मिला? जंक्शन। और जंक्शन से 3 रास्ते यहां से फूट रहे हैं। एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। तो जिस तरह पानी के सामने आप बहुत सारे रास्ते दोगे तो पानी हर रास्ते में चला जाएगा, उसी तरह से जब करंट आएगा और ए जंक्शन पर उसको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे तो ये करंट थोड़ा इधर चला जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा। जाएगा? समझ आया? थोड़ा थोड़ा सब में बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? बढ़ गया? अच्छा, ध्यान से देखो, ए जंक्शन में जब करंट एंटर करेगा तो रास्ते बहुत सारे फैल रहे हैं, तो करंट भी क्या होगा? फैल जाएगा। और लास्ट में जब सी जंक्शन से निकलेगा तो सब रास्ते यहाँ से मिलते हैं और टोटल करंट कितनी निकलेगी? आई, जितनी यहाँ से गई थी, बैटरी ने जितना भेजा था। ये समझे कि नहीं समझे? तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। आप चाहें तो यहाँ स्विच भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि स्विच की जरूरत हमको नहीं है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और बैटरी कितनी करंट फ्लो कराई? I, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I। अगर मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बता दूं, करंट की वैल्यू बता दूं, तो क्या आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते? इमेजिन करिए एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है और आपको बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, करंट मालूम है। तो कैसे निकलेगा? R। व्हाट इज ओम्स लॉ? क्या बोलता है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR होता है। तो R निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या? V अपॉन I। तो V अपॉन I करिए, उसी चीज को क्या मान लीजिए? रेजिस्टेंस। क्योंकि संसार में एक ही तरीका है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो कितना वोल्टेज लगाने से कितनी करंट फ्लो हुई, वोल्टेज अपॉन करंट करिए, बीच का क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। क्योंकि हम वोल्टेज भी कौन सा ले रहे हैं? किस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम ले रहे हैं? ए और सी, डायगोनल। और करंट भी कहाँ एंटर कर रही है? ए में। कहाँ से निकल रही है? सी डैश से। तो करंट भी कौन से ले रहे हैं? बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी डैश। तो इनको डिवाइड करने से रेजिस्टेंस भी किसके बीच का आएगा? ए और सी डैश का, जो क्या है? डायगोनल। तरीका समझ आया? तो अगर मैं यहाँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं लगा पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं V अपॉन I बनाऊंगा, जो क्वांटिटी उससे बनेगी उसी को क्या मान लूंगा? रेजिस्टेंस। वही हमारे ए और सी डैश के बीच का क्या माना जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर? कि कोई डाउट यहाँ तक? ये तरीका है ना ओम्स लॉ से। तो हम इस तरीके से यहाँ पर क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे सिमेट्री का नॉलेज कैसे यूज होता है किरचॉफ्स लॉ में। इसको हम किरचॉफ्स लॉ से बना रहे हैं क्योंकि सीरीज और पैरेलल वाला नियम तो पहले ही फेल हो चुका है। ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर बैटरी से करंट कितनी निकली आई, जैसे जंक्शन मिलेगा करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी। डिवाइड होगी, जोर से बोलिए। अब करंट किस तरह से डिवाइड हो रही है, उस करंट को जरा सा पहचानिए, कैसे डिवाइड होती है करंट। ध्यान से देखना, ध्यान से। जैसे ये आई करंट यहाँ एंटर करी, कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, तो थोड़ा सा करंट इधर चला जाएगा, थोड़ा करंट इधर चला जाएगा, थोड़ा करंट इधर जाएगा, 3 रास्ते हो गए। तो ये आने वाली करंट कितने पार्ट में बढ़ गई, 3 पार्ट में। अब तीनों पार्ट में रेसिस्टेंस है, इधर गए रेसिस्टेंस मिला, इधर गए रेसिस्टेंस मिला, इधर गए रेसिस्टेंस मिला। ये तीनों रेसिस्टेंस कैसे हैं, एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं। हमने सिमेट्री रखी रेसिस्टेंस की, तो ये तीनों रेसिस्टेंस एक जैसे हैं। तीनों रास्तों में करंट को रोकने वाली जो प्रॉपर्टी है एक जैसी है, तो तीनों रास्तों में करंट भी कैसे बटेगी, एक जैसी बटेगी। क्लियर हुआ। अच्छा, अब कुछ करंट यहाँ बट के आ गई, ये वाले रास्ते की करंट देखो, यहाँ फिर एक जंक्शन मिलेगा। अब यहाँ से कितने रास्ते निकल रहे हैं, इस रास्ते का रेसिस्टेंस R है और इस रास्ते का रेसिस्टेंस भी R है। तो जो करंट इस रास्ते से आएगी वो फिर बटेगी कितने पार्ट में, और दोनों पार्ट की करंट कैसे बटेगी, हाँ क्यों सेम, क्योंकि दोनों पार्ट के रास्ते का रेसिस्टेंस कैसा है, एक जैसा। तो करंट जब बटेगी तो वो भी कैसे बटेगी, एक जैसी। समझ आया। फिर से ये वाले रास्ते की करंट जो जाएगी, इसको फिर क्या मिलेगा, एक जंक्शन मिलेगा। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो हो सकता है ये वाली करंट जब यहाँ आए, इसको जंक्शन मिले, तो कुछ करंट इधर चली जाए, कुछ करंट इधर चली जाए, ये वाली करंट इस रास्ते से आ जाएगी, ये वाली करंट इस रास्ते से आ जाएगी, दोनों मिलकर के कंबाइन होकर के यहाँ से निकल जाएंगी और कंबाइन होकर के यहाँ आ जाएंगी। आया समझ कि नहीं समझे। ये वाले रास्ते की करंट गई, इसको जंक्शन मिला, कुछ करंट इधर बढ़ जाएगी, कुछ इधर, इस रास्ते का रेसिस्टेंस R, इस रास्ते का रेसिस्टेंस R, सेम रेसिस्टेंस है, तो करंट भी कैसे बटेगा, सेम। कहने का मकसद ये है कि रास्ते का रेसिस्टेंस एक जैसा है तो करंट का डिवीजन भी कैसा होगा, एक जैसा। दिस इज सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ रेसिस्टेंस, सिमेट्री ऑफ करंट। तो जब भी करंट बटेगा कैसे बटेगा, एक जैसे बटेगा। ये सिमेट्री है करंट की। समझ आया। कहीं पर भी देखिए, ये वाला करंट आया, इसको यहाँ जाने से क्या मिलेगा, जंक्शन, तो फिर ये इधर भी बटेगा और इधर भी बटेगा। इस रास्ते का रेसिस्टेंस R है, इसका रेसिस्टेंस भी R है, दोनों जगह सिमेट्री है, तो दोनों जगह करंट भी कैसे बटेगा, सेम। समझ गए। वैसे भी देख सकते हो, देखो यहाँ से I करंट आया, इसके 3 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा इस रास्ते से गया। इस रास्ते से जब ये करंट जाता है, इसको कितने रेसिस्टेंस फेस करने पड़ते हैं, ध्यान से पैटर्न समझिए। यहाँ से करंट गया, ये रेसिस्टेंस मिला, जब इस रास्ते से करंट जाएगा, जब 2 ब्रांच बटेगी, तो देखो इस ब्रांच से देखो पहुंचना कहाँ है, C डैश तक। पहुंचना कहाँ है, यहाँ से जो टुकड़ा निकला है I का टुकड़ा, उसको पहुंचना कहाँ है, C डैश। तो C डैश जाने के लिए ये करंट जब यहाँ पहुंचेगी, 2 रास्ते टूट रहे हैं यहाँ से। इस रास्ते का रेसिस्टेंस देखो, ये एक रेसिस्टेंस, ये दूसरा रेसिस्टेंस, पहुंच गया C डैश। और अगर इस रास्ते से करंट गया तो एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, पहुंच गया C डैश तक। तो इधर कैसे रेसिस्टेंस मिले, 2, इधर कैसे रेसिस्टेंस मिले, 2, तो पाथ कैसा हो गया, सेम रेसिस्टेंस वाला, सिमेट्री। दिखा। ये वाले करंट को देखो, जो इस रास्ते पे नहीं गई, इधर गई, जब ये इधर जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, तो इसके पास भी 2 रास्ते हैं। एक तो यहाँ से जाएगा पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस C डैश, या इधर से जाएगा पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस C डैश। तो इधर जाने वाली करंट को कितने रेसिस्टेंस मिले, 2, इधर जाने वाली करंट को कितने रेसिस्टेंस मिले, 2। तो जैसी सिमेट्री इस करंट के सामने थी, 2 रेसिस्टेंस C डैश, वैसी सिमेट्री इस करंट के पास है, 2 रेसिस्टेंस C डैश। है सिमेट्री 2 रेसिस्टेंस की कि नहीं है। ये वाली करंट को देखो, ये करंट यहाँ पहुंची, ये ऐसे जाएगी, पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस C डैश। ये वाली करंट पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस C डैश। तो इसके पास भी कैसे सिमेट्री है, हर एक करंट को कितने रेसिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ता है, 2 रेसिस्टेंस को, वो मिल जाता है। और ये दोनों रेसिस्टेंस कैसे हैं, देखो पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल पाथ। ये करंट गया, ये इधर गया, ये इधर गया, है पैरेलल। यहाँ से इस करंट को देखो, ये पैरेलल है। इस करंट को देखो, यहाँ से पहुंचा, ये 2 रास्ते, ये पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल। इसलिए सिमेट्री है कि नहीं, रेसिस्टेंस की भी सिमेट्री है, करंट की भी सिमेट्री है। क्लियर है कि डाउट है। अब हम लोग इसमें किरचॉफ्स लॉ से इसको बनाएंगे। तो किरचॉफ्स लॉ के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जितने अननोन क्वांटिटी आप रखेंगे, उतने इक्वेशन लगेंगे सॉल्व करने के लिए। यही हमारा तरीका ना मैथमेटिक्स का, कि नहीं है। अब ये करंट जो आ रही है, ध्यान से समझिए, ये वाली करंट I जो आ रही है यहाँ से, ये कितने रास्ते में बट रही है, पहचानो। कितने रास्ते में ये करंट बट रही है, यहाँ से 3 रास्ते, 3 टुकड़े यही हो जाएंगे।
फिर एक टुकड़ा जो यहाँ पहुँचेगा फिर इसके 2 टुकड़े होंगे, तो 3 टुकड़े के बाद फिर उसका 2 टुकड़ा होना है। समझ गए कि नहीं समझे? तो किस तरह से हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करें, पहचानो, किस तरह से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करूं मैं। अगर मैं यहां पर I1 I2 I3 लेता हूं, ध्यान से समझो, I1 I2 I3 कितने नोन क्वांटिटी हो गए? 4। I आया 1, I1 I2 I3 4 हो गए। फिर ये जो I1 यहां पे आएगा ये फिर टूटेगा। अब आप I3 तक ले चुके हैं, I4 I5 मानोगे तो कितने हो गए? 6। तो अगर 6 अननोन क्वांटिटी हो गए तो कितने इक्वेशन लगेंगे? 6। पसंद करेंगे क्या आप? नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें? I1 I2 2 से चला लें काम, कितने इक्वेशन लगेंगे? 2 इक्वेशन। और अगर सिर्फ I से ही काम चल जाता तो कितने इक्वेशन लगते? 1 अननोन क्वांटिटी 1 इक्वेशन। क्या बेटर रहेगा? 3 अननोन क्वांटिटी 3 इक्वेशन लगाना, 2 अननोन क्वांटिटी 2 इक्वेशन लगाना, कि 1 अननोन क्वांटिटी 1 इक्वेशन लगाना? समझ आया? अब देखिए कितनी करंट आ रही है? I। और तीनों रास्ते कैसे हैं? एक समान। तो करंट भी कैसे बटेगी? एक समान। करंट के कितने टुकड़े हो जाएंगे? 3 रास्ते हैं, I करंट I, कितने टुकड़े हो जाएंगे? 3 बराबर बराबर। तो बताइए तीनों टुकड़े के नाम क्या क्या होंगे? I टोटल करंट है, उसके 3 बराबर बराबर टुकड़े करिए तो क्या करंट बनी? 3 टुकड़े करिए, 1 टुकड़ा आउट ऑफ 3, 2 टुकड़ा आउट ऑफ 3, 3 टुकड़ा आउट ऑफ 3, क्या बना? नहीं सोच पा रहे? नहीं सोच पा रहे? I करंट I और ये हो गया I/3, ये भी हो गया I/3, ये भी हो गया I/3। I करंट के 3 टुकड़े, I/3 I/3 I/3, तीनों जोड़िए I। नहीं समझ आया? आया कि नहीं आया? आया। अभी फिर से सुनिए, ये हो गए 3 इक्वल इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि रास्ते का रेसिस्टेंस कैसा है? एक समान। आगे जो रेसिस्टेंस मिलने वो भी एक समान पैटर्न के हैं, इसलिए ये सारी करंट कैसी डिवाइड होगी? एक जैसी। इधर अगर I/3 गया है तो इधर भी I/3, इधर भी I/3। क्लियर है यहाँ तक? अब इस पूरी ब्रांच में करंट कितनी रहेगी? ए से बी I/3। तो देखो यहाँ से कितनी आ गई? I/3। ये वाली करंट यहाँ कितनी एंटर करेगी? I/3। ये वाली करंट यहाँ कितनी एंटर करेगी? I/3। क्लियर है? अब देखो ये फिर से एक दूसरा जंक्शन मिला और यहाँ कितनी करंट एंटर कर रही है? I/3। कितने रास्ते हैं? और दोनों रास्ते सिमेट्रिकल हैं, एक समान रेसिस्टेंस है, तो इन दोनों रास्तों में करंट फिर कैसे बटेगी? एक समान। तो बताइए I/3 एंटर करी और इसको 2 इक्वल इक्वल पार्ट में जाना है तो कितना कितना हो जाएगा? इसका आधा ना हो जाएगा? आधी करंट इधर, आधी करंट इधर, तो 1 I/3 का आधा कितना होगा? हाफ करिए, हाफ। I/3 को हाफ नहीं कर पा रहे क्योंकि आप 12th में पढ़ रहे हैं। अगर हम 6वीं वाले बच्चों से पूछते कि I/3 को हाफ करिए तो वो तुरंत बोलता कि I/6 होगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। और आप 12वीं पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं आता। I/3 हाफ हाफ हो जाएगा तो कितना कितना जाएगा? यहां से कितना चला गया? I/6। यहां से कितना जाएगा? I/6। कोई डाउट नहीं है? इस पूरे ब्रांच में करंट कितनी रहेगी? I/6। इस पूरे ब्रांच में करंट कितनी रहेगी? ध्यान से देखते जाइए। I/6 दिखा, ये यहां तक पहुंचा और ये वाली करंट I/6 यहां तक पहुंची। क्लियर है? इस रास्ते को देखो, यहां से कितना गया था? I/3। फिर 2 रास्ते मिले तो कितना कितना कटेगा? इसका करंट कितना हो गया? I/6। इसका करंट कितना हो गया? I/6। ठीक, इस करंट को देखो, ये करंट यहां आया, कितनी करंट एंटर हो रही इसमें? इस रास्ते से, और इस रास्ते से भी I/6। I/6 इधर से आया, I/6 इधर से आया, तो इधर से कितना जाएगा? I/6 तो इधर से कितना जाएगा? I/3। भैया I/3 टूटा था तो I/6 बना था, तो जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ये हो गया I/3, यहां से आया। तो इस पूरे ब्रांच में करंट कितनी? I/3। क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया? फिर से देखिए, ये वाली करंट बढ़ गई थी ना, ये I/6 गया, ये वाला I/6 यहाँ इस जंक्शन में कितना एंटर कर रहा है? इस रास्ते से I/6 आ रहा है यहाँ से। ठीक, इस करंट को देखो, I/3 यहाँ कितना एंटर हुआ? I/3। 2 रास्ते मिले तो I/3 बराबर बराबर टूटेगा, कितना कितना टूटेगा? ये हो गया I/6 और इस रास्ते में भी I/6। क्लियर है? ठीक, इस रास्ते से कितना आया यहाँ पे? I/6। इस रास्ते से कितना आ रहा है? तो यहाँ पे एंटर कितना हुआ? I/6 तो जाएगा कितना?
यहां से कितना निकल गया, I/3। यहां से कितना एंटर हो रहा है, I/3। क्लियर है, डाउट है, नहीं है, देखते जाइए। यहां देखिए इस रास्ते से कितना गया, I/6 यहां एंटर हुआ। इस रास्ते से कितना आया, तो दोनों से I/6 आया, तो जाएगा कितना, I/3। तो यहां कितना आया, I/3। क्लियर। अब देखिए इस रास्ते से कितना आया, I/3, इस रास्ते से I/3, इस रास्ते से, तो कितना निकलेगा, I, क्योंकि I/3 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 मिला के क्या हो जाएंगे, I। तो जितनी गई थी उतनी निकल आई। ठीक है, अच्छा ये मैंने अपने हिसाब से कर दिया। एनसीईआरटी ने इसको क्या लिया, और इजी किया है। एनसीईआरटी ने और इजी किया है। उसने ये बोला है कि आप I/3 I/6 में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ऐसा करो, इस रास्ते की करंट I मान लो, इधर भी I मान लो, इधर भी I मान लो। इधर भी I गई, इधर भी I गई, इधर भी I गई, तो बताओ I कितनी होगी, I। तो यहां से कितना आया होगा, 3I। तो उसने बैटरी से कितनी करंट निकाली, 3I। 3 रास्ते मिले, 3I में 1I इधर चला गया, 1I इधर चला गया, 1I इधर चला गया। करेक्ट। ये 1I आया, 2 रास्ते मिले, क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो I का आधा कितना होगा, I/2। I/2 इधर चला गया, I/2 इधर चला गया। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। फिर I/2 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, I, इस रास्ते से I, इस रास्ते से I, इस रास्ते से I, तो कितना निकलेगा, 3I, जितना एंटर किया था। कोई प्रॉब्लम, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, ये हमारे कन्वीनियंस के ऊपर है। मैंने I/3 I/6 ले लिया, कोई दिक्कत है कि 3I ले ले, बोलिए चलेगा, ये चलेगा। कितने अननोन क्वांटिटी बताइए, कितनी अननोन क्वांटिटी है, 1। तो कितने इक्वेशन लगेंगे, 1। तो कितना लूप लेना पड़ेगा, 1 लूप। कोई भी एक लूप इमेजिन कर लीजिए, कोई भी एक लूप, कोई भी एक लूप इमेजिन कर लीजिए। कौन सा लूप लेना पसंद करेंगे आप, हाँ, दिखा, A, B, C, C', V, A, ये वाला लूप, ये बाहर वाला, अंदर मत घुसिए। लूप है ना जी, क्लोज पाथ होना चाहिए, ये क्लोज पाथ है, देखिए है कि नहीं। और इसमें मैं ऐसे साइकिल चलाता हूं, ये पहला लूप हमारा क्लॉकवाइज। चले ऐसे, अब लगाएं, KCL तो लग गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। KVL लगाते हैं, इन लूप दिस अप्लाई KVL। शुरू करें, यहां से चलना शुरू करिए। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, R मल्टीप्लाइड बाय करंट। व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच, I/3 मल्टीप्लाइड बाय R, I/3 मल्टीप्लाइड बाय R। साइन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमारे चलने की डायरेक्शन भी यही है, करंट की डायरेक्शन भी यही है। ओके, यहां पे बताइए इस ब्रांच में B से C, R मल्टीप्लाइड बाय I/6, प्लस की माइनस, प्लस I/6 मल्टीप्लाइड बाय R। ओके, आगे बढ़िए, I/3 मल्टीप्लाइड बाय R, रेजिस्टेंस एक जैसा है, I/3 मल्टीप्लाइड बाय R। कहां तक पहुंचे, C', ये नो एलिमेंट, नो पोटेंशियल ड्रॉप, दिस इज द एलिमेंट। पहले निगेटिव मिला फिर पॉजिटिव, क्या लेना है, माइनस V, ठीक। और अब हम कहाँ आ गए, A, तो सबका सम कितना हो गया, 0। KVL अप्लाई हो गया। कोई डाउट है, वोल्टेज को उधर ले लो, ले लें। और इन सब में देखो क्या कॉमन है, I और R, I/R कॉमन ले लो, I मल्टीप्लाइड बाय R, क्या बचा, 1/3, 1/6, 1/3। करेक्ट, V उधर चला गया। करेक्ट है कि डाउट है, डाउट है, हाँ जी। I मल्टीप्लाइड बाय R, बोलिए व्हाट इज द LCM, 6। 3 से डिवाइड करिए 6 को, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6 से डिवाइड करिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 से डिवाइड करिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। I मल्टीप्लाइड बाय R, हाँ कितना हो गया, 5/6 इज इक्वल टू V। नाउ हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किससे बनता है, V/I बनाइए, दिस इज I, दिस इज V, I उधर भेजिए, I मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, ये बना, इधर क्या बचा,
ठीक है, ये चीज क्या लिखी जाएगी, व्हाट इज V अपॉन I, हाँ A और C डैश के बीच का, तो ये वोल्टेज भी किसके बीच का था, A और C डैश के बीच का, करंट भी किसके बीच का था, A और C डैश के बीच का, समझ आ रहा है। तो V अपॉन I जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो भी किसके बीच का होगा, A और C डैश के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो V अपॉन I को क्या लिख दिया, ये और ये किसके बराबर आया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हाउ मच, बस ठीक है, यहां तक समझे, दिस इज कंक्लूजन, इतना ओम, क्लियर है। अब एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी ने ये रेजिस्टेंस कितने कितने ओम का लिया, 1 1 1 1 1, यहाँ क्या रख दीजिए, यही तो था ना नॉर्मल रेजिस्टेंस हर जगह का, 1 रख दीजिए। देखिए इफ R इज इक्वल टू 1 ओम, तो बताइए R इक्विवेलेंट ये वाला कितना हो जाएगा, 5/6 ओम। ये एनसीईआरटी का आंसर हो गया, 5/6 ओम, ठीक है, समझ गए। तो ये इन प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि ये रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 5/6 टाइम्स किसका, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है हर जगह, तो उसका 5/6 टाइम्स हो जाता है। तो जो भी रेजिस्टेंस रहेगा 5/6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ओवरऑल आंसर आ जाएगा। क्लियर, डाउट है, तो आ गया जी आंसर हमारा, दिस इज आंसर। अब हमको करंट बताना है हर ब्रांच में, तो करंट कैसे निकालोगे, सेकंड क्वेश्चन है करंट इन ईच ब्रांच। ये मिटा दूं, करंट इन ब्रांच। अब कितने ब्रांच है जी, 12, लेकिन हर हमको 12 नहीं लिखने, क्योंकि हर रास्ते का रेजिस्टेंस और करंट एक जैसा है कुछ कुछ ब्रांच के, तो उनको छांट लेते हैं। जैसे ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस R है, करंट I/3, इसका भी, ठीक है। तो कौन कौन से ब्रांच है देखो, इस ब्रांच का नाम AB, दूसरी ब्रांच AD, तीसरी ब्रांच A डैश, ठीक है, और कहीं I/3 करंट है, ये है, तो इस ब्रांच का नाम D डैश, C डैश और B डैश, C डैश और C डैश। तो इतने सारे ब्रांच है जहां पे करंट क्या है, I/3 और रेजिस्टेंस क्या है, R। तो इन सब में हमारा जो करंट होगा वो कैसा होगा, एक जैसा, एक है जैसा आएगा ना, I/3 तो निकालना हमको वहां पे, और ये जो ब्रांचेस है जहां पे करंट क्या है, I/3, तो एक जैसा करंट आएगा इन तीनों ब्रांच, जो भी ब्रांच है 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रांच में करंट एक जैसी होगी। तो करंट निकालने का तरीका, रास्ते का रेजिस्टेंस है और क्या करना है, अरे भैया अच्छा हमने I की वैल्यू नहीं निकाली ना, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या, आप यहाँ पे इन सब की जगह क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस। आपको बैटरी बताई जाएगी, बैटरी कितना बताया है एनसीईआरटी ने, उन्होंने बैटरी लगाया है 10 वोल्ट का, कितने का, 10 वोल्ट की बैटरी एनसीईआरटी ने लगाई है। तो V की वैल्यू हमको पता है, R हम निकाल चुके हैं इक्विवेलेंट। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं अभी थोड़ा सा रब करता हूँ। सबसे पहले क्या निकालना, I निकालना, करंट। तो देखिए नाउ करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कितना वोल्टेज लगाया गया है, 10, और ये कितना आया है, 5 और अपॉन का 6 ऊपर, तो ये कितना हो गया, 6 2 जा 12 एम्पियर। तो ये जो करंट यहाँ से जा रही है ये कितने की आ गई, 12 एम्पियर। अब शुरू करें, करंट इन ब्रांचेस, ठीक। चलो कौन कौन सा ब्रांच था एक बार फिर से नामकरण करवाइए, AB, फिर AD, A डैश, ऊपर वाले लिखवाइए, क्या, D डैश, C डैश, एक ले लेते हैं B डैश, C डैश, और एक ले लेते हैं C डैश। 6 ब्रांच हो गई। 6 ब्रांच की करंट कितनी है, यहाँ पे इनकी करंट है I/3, तो बताइए I की वैल्यू निकल चुकी है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 12/3 यानी 4 एम्पियर। तो इन 6 ब्रांच में करंट कितनी हो गई, 4 एम्पियर। दूसरी ब्रांच चुनिए जहाँ पे करंट I/6 है, ये एक हो गया। दूसरा ब्रांचेस के नाम I/6 वाले यहाँ से लो, ये 2 ब्रांच है, BC और BB डैश, ठीक है, DD डैश,
हो गया। सी सी डैश नहीं, सी सी डैश नहीं है ना, एक हफ्ते ये लिखवाया, एक ये लिखवाया, एक ये लिखवाइए, डी सी। हाँ, और ए डैश डी डैश, करेक्ट, ए डैश डी डैश, ए डैश बी डैश है, और 1 2 3 4 5 हो गए 6। इस रास्ते की करंट कितनी है, I/6, I की वैल्यू 12/6 कितना हो गया, 2 एम्पियर। इन 6 ब्रांचेस में करंट 2 एम्पियर होगी। और कोई ब्रांच है, 6 6 12 हो तो गए 12 ब्रांच, खत्म कहानी। तो हर ब्रांच की हमने करंट निकाल ली। आ गया समझ में? तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बनेगा बनाते सिमेट्री से? नहीं बनेगा, बन जाएगा। लिखिए, नोट करिए।